हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास जो तुमने देखी थी, इंट्रोडक्शन की क्लास थी। उस इंट्रोडक्शन की क्लास में यह बताया गया था कि जो हमारा सेकंड पेपर है हिंदी साहित्य, जिन जिन बच्चों का सेकंड पेपर है उसकी शुरुआत हमने यहां कर दी है। उसका आगाज हो चुका है। कहते हैं कि हो चुका है आगाज, रण बदलने की तैयारी है। हो चुका है आगाज, रण बदलने की तैयारी है। और आगाज पिछली क्लास में हो चुका था, जिसमें हमने हिंदी साहित्य का जो सेकंड पेपर है उसका सिलेबस डिस्कस किया था। और उसके साथ साथ जो आने वाले समय में हमारा सिलेबस चेंज होना है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन कुछ संभावनाओं पर, कुछ पॉसिबिलिटीज पर अपने अनुभव के हिसाब से उसमें यह मैंने बताया था कि किन किन यूनिट में चेंज देखने को मिल सकता है, कौन कौन सी यूनिट हैं जो कांस्टेंट रहने वाली हैं, जिनमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो मैंने बताया था कि पहली जो यूनिट है हमारी, इसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। और बाकी क्या क्या बताया था वो अपनी पिछली क्लास में जाकर के आप सभी को डिटेल में उस क्लास को देख सकते हैं। और उसी क्लास में हमने ये बताया था कि हम अगली क्लास में जो शुरुआत करने वाले हैं, भाषा विज्ञान से शुरुआत करेंगे। और आज से हम उसी चीज को शुरू करने जा रहे हैं। और भाषा विज्ञान जो हमारी यूनिट 1 है, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए पहली यूनिट है, भाषा विज्ञान की यूनिट है। क्योंकि जब हमें आगे पढ़ना है हिंदी साहित्य, और क्योंकि हिंदी क्या है, एक लैंग्वेज है, भाषा है, और उसका साहित्य, उसका इतिहास पढ़ने के लिए हमें पहले यह पता होना चाहिए कि भाषा क्या है। तो उसको पता होने के लिए, इसीलिए सबसे पहली जो यूनिट रखी गई है वो भाषा विज्ञान रखी गई है। भाषा विज्ञान जो होता है, भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को भाषा विज्ञान कहते हैं। भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को भाषा विज्ञान कहते हैं। और उस क्लास को तुम्हें जाके देखना होगा, तो तुम्हें एक बेसिक जानकारी, बेसिक गोल तुम्हारा बन जाएगा कि मुझे इन यूनिट को अभी होल्ड कर देना है। और बाकी जो यूनिट हैं, जो चेंज नहीं हो सकता, किसी भी हालत में चेंज नहीं हो सकता, उन यूनिट पे मुझे तैयारी अभी अपनी शुरू रखनी है। तो इसीलिए मैंने वो क्लास बनाई थी कि बच्चे क्लास देख लें और अपनी पढ़ाई को रोक ना दें, होल्ड ना दें, कि अभी जब तक सिलेबस चेंज नहीं हो जाता हम अपनी पढ़ाई को रोक देते हैं। तो इसलिए मैंने वो क्लास बना दी थी कि संभावनाएं जिस पर हैं उसको छोड़ दो, लेकिन जो अभी पक्की हैं, जो चेंज नहीं होने वाली, उनको शुरू रखो। तो इस क्लास को आज शुरू करते हैं। धमाकेदार, शानदार, बेहतरीन शुरुआत करेंगे उस क्लास को। इसीलिए अपनी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों तक शेयर करो, जिससे कि तुम्हारे सभी दोस्तों को इस क्लास का पता चल सके और वो लोग भी इस क्लास से जुड़ सकें, अपने इस परिवार का, शिक्षा एम्पायर परिवार का एक हिस्सा बन सकें, मेंबर बन सकें, सदस्य बन सकें। शुरू करते हैं भाषा विज्ञान को। भाषा विज्ञान असल में भाषा है क्या, भाषा क्या है, उसको समझने से पहले, उसको शुरू करने से पहले मैं यहां जो शुरू करना चाहता हूं वो मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहता हूं। भाषा का क्रम क्या है, भाषा कहां से आई है। एकदम से कुछ भी चीज नहीं होती, कुछ स्टेप उसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो भाषा किन किन स्टेप को फॉलो करके यहां आई है, उसके बाद में फिर लिपि का स्टेप देखेंगे। तो ये चीज थोड़ा जल्दी में देख लेंगे, क्योंकि एक फैक्चुअल चीज है, क्योंकि उनसे पूछा जा सकता है कि एक क्रम दे देगा कि इसका क्रम, भाषा का क्रम लगाइए। तो यहां देखते हैं हम, ठीक है। भाषा का ये क्रम है। भाषा जो है, सबसे पहला क्रम क्या आता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है क्या, स्वर्णिम। ठीक है। अब स्वर्णिम क्या बला है यह भी पता होना चाहिए। स्वर्णिम जो होता है असल में हमारे मुख से निकली हुई वायु होती है और भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यह भी पता होना चाहिए। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई
क्या होती है? स्वर्णिम होती है। ठीक, अब जो स्वर्णिम है, देखो हमारे मुख के एक बार खुलने और एक बार बंद होने के मध्य जो वायु निकलती है उसको स्वर्णिम बोलते हैं। जैसे कि हमने बोला पा, ठीक है, बंद है मुंह, पा बंद हो गया, ठीक है, ये देखो पा बोल दिया, पा, ठीक है, पा बंद हो गया। उसके बाद में हमने एक और लगा दिया, पा बंद, पा बंद, पा पा। तो इसमें क्या है, हमारा जो मुंह है वो 2 बार खुल रहा है, 2 बार बंद हो रहा है। तो यहां जो होगा हमारा स्वर्णिम कितने होंगे? यहां 2 स्वर्णिम हमें देखने को मिलेंगे। मुख से वायु जो निकलती है, वायु जो हमारा मुख है एक बार खुलने और एक बार बंद होने के मध्य जो हमारे मुख से वायु निकलती है वो स्वर्णिम होता है। बात समझ में आई? स्वर्णिम के बाद में, ठीक है, स्वर्णिम के बाद में, स्वर्णिम जब हमारे मुख से वायु निकलती है, अब वायु जब निकलती है तो हमारे मुख का हर शब्द का, हर वर्ण का उच्चारण करते वक्त अलग अलग आकार बन जाता है। हमने कहा ऊ, ठीक है, तो आकार हमारा अलग बन गया। हमने कहा आ, हमने कहा ई, आकार अलग बन रहा है। तो मुख के आकार से ही, जिस तरह का आकार हम बना रहे हैं उसी प्रकार की हमारी मुख से ध्वनि निकल रही है। वायु तो निकल ही रही है, सबसे शुरुआत में वायु ही निकलती है। अब वायु के निकलते वक्त ही जैसे हम अपने मुख का आकार बनाते हैं उसी तरह की ध्वनि निकलती है। प्रेशर कुकर होता है जो खाना बनाते हैं घर में, उसमें बहुत छोटी सी सीटी होती है, उसमें छोटी सी सीटी में जब बहुत प्रेशर से वायु निकलती है तो उसकी आवाज बहुत पतली होती है। अगर हम वहीं बहुत ज्यादा प्रेशर का भी, फैक्ट्रीज में, कंपनियों में तुमने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी चिमनी लगी होती हैं, तो जब वो प्रेशर रिलीज करते हैं तो वहां जाके ऊपर अलग ध्वनि निकलती है। निकल तो वहां भी वायु ही रही है और उस कुकर में भी वायु ही निकल रही है, लेकिन दोनों का आकार क्या है? अलग है, तो ध्वनि भी अलग निकल रही है। तो वैसे ही हमारे मुख की जो आकार होता है, अलग अलग आकार से उस ध्वनि की अलग अलग, उस वायु की अलग अलग ध्वनि निकलती है। तो ये हो गया हमारा ध्वनि स्वर्णिम के बाद में, ठीक है, यानी कि वायु के बाद में स्वर्णिम ध्वनि। अब ध्वनि के बाद जो भी हमारे मुख से ध्वनि निकल रही है, माना हमने का ध्वनि निकाली, हमने निकाली का, ठीक है, का ध्वनि निकाल ली, या फिर हमने कह दिया आ, तो ये क्या है? एक प्रतीक है, हमारी ध्वनियों के प्रतीक हैं। हमने ध्वनि को एक प्रतीक दे दिया। जो हमने का ध्वनि निकाली है, मा ध्वनि निकाली है, पा ध्वनि निकाली है, उसको एक प्रतीक दे दिया। हिंदी में कुछ इस तरह से प्रतीक देते हैं, इंग्लिश में कुछ इस तरह से दे देंगे के का, और चाइनीज में अगर देखेंगे कुछ इस तरह से हो सकता है, पता नहीं, हो सकता है। लेकिन जो ये प्रतीक हम दे रहे हैं, ध्वनि को जो हमने प्रतीक दिया है, उन प्रतीकों को ही हम बोलते हैं वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब वर्ण, वर्ण से ही हमारे अक्षर बन जाते हैं। जैसे कि मान के चलो हमने यहां बोला का, इसमें अभी हलंत लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है? एक व्यंजन है, एक व्यंजन वर्ण है, इसमें हलंत लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ में अगर हम स्वर जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? हमारा हलंत हट जाएगा और का बन जाएगा, एक अक्षर बन जाएगा। यानी कि हलंत लगने, हलंत हटने से ये जो आ है वो इसके अंदर बन जाता है, जब भी हम इसको बोलते हैं का, ठीक है, जब भी हम इसको बोलते हैं का, ठीक। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अभी तुम्हारी भाषा में समझा दूं, ये है छोटा का और ये है बड़ा का, ठीक है। छोटा का आधा का बोलते हैं ना जिसको, आधा का, तो ये आधा का है, और ये वाला स्वर लगने के बाद में पूरा का हो जाता है, ठीक है। तो यहां से वर्ण बनते हैं, वर्ण से स्वर अक्षर बनते हैं, और अक्षरों के मेल से, अक्षरों के मेल से हमारे सामने शब्द बन के आते हैं। अक्षर के बाद में या वर्ण के बाद में शब्द आते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया, क्या बोला? शाहद। क्या बोला हमने? शाहद। क्या बोला? कलर चेंज कर लेता हूं ना। हमने बोला शाहद। क्या बोला जी? शाहद। ये क्या है? शब्द है। तो इसमें एक अक्षर ये है, एक अक्षर ये है, एक अक्षर ये है,
तो यहां क्या हो गया, शहद। अब शब्दों के मेल से हमारे सामने शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। मैंने कहा कि मुझे कल को दिल्ली जाना है, तो यहां मुझे एक शब्द हो गया, कल दो शब्द हो गया, कल को दो शब्द हो गए, दिल्ली तीन शब्द हो गए, जाना चार शब्द हो गए, है पांच शब्द हो गए। तो यहां शब्दों के मेल से वाक्य बना है और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। मुझे कल दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाने के लिए बस का सहारा लेना पड़ेगा, ट्रेन का सहारा लेना पड़ेगा। दिल्ली जाकर के मैं जू घूमने जाऊंगा, लाल किला में देखूंगा, मैं वहां शॉपिंग करूंगा। तो ये बहुत सारे वाक्य मिलने के बाद में एक भाषा बनती है। यहां तक एक क्रम हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं लिपि का क्रम आता है हमारे सामने। क्या आता है, लिपि का क्रम आता है। और लिपि का क्रम क्या होता है, सबसे पहले हम चित्र लिपि देखते हैं, सूत्र लिपि आती है, प्रतीक लिपि आती है, भाव लिपि आती है, भाव ध्वनि मूलक लिपि आती है। कहीं कहीं तुम्हें ये भाव ध्वनि मूलक वाला स्टेप हटा हुआ मिलेगा, डायरेक्ट ध्वनि मूलक मिलेगा। अब जो ध्वनि मूलक है, ध्वनि मूलक को दो भागों में बांटा गया है, एक अक्षरात्मक और एक वर्णात्मक। जो अक्षर और वर्ण, वर्णों में स्वर को लगाने से अक्षर बन जाता है। ठीक है, देखो यहां जैसा भी बताया था मैंने, यह हलंत है। अब इसमें मैंने आ लगा दिया, तो इनसे मिलकर हमारा क्या बन जाएगा, का। जो हमारी हिंदी भाषा है ना, वो ये वाली है। हमारी क्या है, ये वाली भाषा है। हिंदी भाषा जो है वो अक्षर वाली है, यानी कि हमारी जो वर्णमाला होती है उसमें वर्ण होते हैं, लेकिन भाषा के तौर पर जब हम लिखते हैं उसको, तो वर्ण में नहीं लिखते, अक्षर में लिखते हैं। और भारत की सभी लिपियां अक्षरात्मक लिपियां हैं। पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन चला था अभी कि देवनागरी लिपि कौन सी लिपि है, अक्षरात्मक है, वर्णात्मक है, दोनों है या कोई नहीं। तो उसमें क्या था हमारा, अक्षरात्मक, क्योंकि भारत की सभी लिपियां अक्षरात्मक हैं और देवनागरी भी भारत की है। और जो रोमन लिपियां हैं वो सभी क्या है, वर्णात्मक हैं, जिनमें वर्णों का यूज होता है। मैंने लिखा है हिंदी में RIGHT, राइट। और ये क्या है, ये वर्ण है इंग्लिश के, क्या है, वर्ण है। और इनको सीधे सीधे हम लिख सकते हैं, सीधे सीधे यूज कर लेते हैं। और हिंदी में हम वर्णों को सीधे यूज नहीं करते हैं, वर्णों से अक्षर बनाकर तब यूज करते हैं। ये बात समझ में आई, बोलो, ये बात समझ में आई। यहां से शुरू होती है हमारी भाषा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आप शुरू करते हैं भाषा, यहां से समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है। यहां तुम्हें लिखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा, मैं जो बोलूंगा सिर्फ उसको तुम्हें सुनना है, ध्यान से सुनना है, लिखते हुए चलना है। तो उससे पहले अपने सभी दोस्तों तक, सभी मित्रों तक, सखा संबंधियों तक इस क्लास को शेयर करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहो। मोटिवेशन बढ़ाओ यार, थोड़ा सा मोटिवेट करो हमें। तब जितना तुम ज्यादा मोटिवेट करोगे उससे बेहतर से बेहतर कंटेंट तुम्हारे सामने यहां ला करके रखा जाएगा। और पूरी क्लास देखने के बाद में तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कितने अच्छे से डिटेल में जो यूनिट है वो शुरू की गई है। इतने डिटेल में कहीं तुमने नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं भाषा। असल में जो भाषा है वो देखो, जो मनुष्य है ना, मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, जानते हो, अच्छे से जानते हो, क्योंकि तुम भी मनुष्य हो। मनुष्य नहीं होते तो यहां क्लास नहीं देख रहे होते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहना पसंद करता है, समाज के अन्य व्यक्तियों तक अपनी बातों को, अपने विचारों को समझाना चाहता है, पहुंचाना चाहता है, और अन्य व्यक्तियों की बातों को, अन्य व्यक्तियों के भाव विचारों को खुद समझना चाहता है। और यही बातों का, भावों का, विचारों का जो आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान जो होता है, उस आदान प्रदान में जो सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण माध्यम, मीडियम जो यूज होता है, जो उपयोग होता है, वही भाषा होती है।
तो भाषा सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है भावों को, विचारों को आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है, समझ में आई बात? बोलो, समझ में आ गई ना? और यहां जो हम देखेंगे, भाषा 3 प्रकार की होती है। कौन सी? एक होती है जी सांकेतिक भाषा, सांकेतिक, मौखिक भाषा। तीसरी होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा, ठीक है। अब यहां एक क्रम है। मनुष्य, अगर हम साइंस के हिसाब से देखें ना, तो मनुष्य पहले क्या था? आदि मानव था, जंगलों में रहता था, संकेतों में भाषा बात करता था। अगर हम कहें आज भी पशु पक्षियों की जो भाषा होती है वो क्या होती है? सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है, संकेतों में जो बात करते हैं हम, इशारों में जो बात करते हैं हम, कहीं कहीं देखा होगा तुमने, कुछ संकेत होते हैं, जैसे कि रोड पर चल रहे हो, रोड पर चलते हुए तुम्हें रेड लाइट दिखती है, तो रेड लाइट एक ऐसा संकेत है जो कुछ कहता है कि सरकार द्वारा कही गई बात को दर्शाता है कि अभी तुमने क्या करना है? रुकना है। रेड लाइट का मतलब है ठहरिए। उसके बाद में ग्रीन हो जाती है तो क्या मतलब है? चलिए। तो वहां लिखा हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ संकेत हैं। ठीक है, आगे जैसे जैसे मानव विकास हुआ, उसकी बोली का भी विकास हुआ, उसकी जुबान का भी विकास हुआ, तो फिर वो बातों को बोल करके, बातों को आवाज के द्वारा एक दूसरे से अपने विचारों को समझने लगे। तो वहां हो जाती है हमारी मौखिक भाषा। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं, मैं बोल करके तुमसे जो बातें कर रहा हूं, ये क्या हमारी मौखिक भाषा है। फिर आती है जैसे जैसे मनुष्य, मानव का विकास हुआ, उसने लिखना शुरू किया। हमेशा से तो मनुष्य नहीं लिखता था, वो लिखना तो बाद में शुरू किया, तो ये हो जाती है हमारी लिखित भाषा। यहां तक हमने देख लिया। असल भाषा विज्ञान जो हमारा शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है। यहां से मैं तुम्हें एक कहानी, किस्सा के तरीके से बताऊंगा। ठीक है, यहां जो है वो मैं तुम्हें एक कहानी, किस्से के तरह से बताऊंगा, जो भाषा का विकास का इतिहास रहा है उसको। क्योंकि अब तक मैंने भी जो देखा है, क्योंकि मैं भी पढ़कर ही आया हूं यहां, मैंने भी क्लासें ली हैं, तुम भी क्लासें लेते हो, है ना? तुम देखते भी होगे कि अब तक जो भाषा विज्ञान जो पढ़ाया गया है वो कैसे पढ़ाया गया है कि भाषा विज्ञान यूनिट डाली, उसके नीचे लाइनें खींची, भारतीय आर्य भाषा का विकास, उसमें हेडिंग बनाई, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भारतीय आर्य भाषाएं। इस तरह से हेडिंग बनाई और काम शुरू हो गया, भाषा विज्ञान शुरू हो गई। लेकिन जो भारतीय आर्य भाषाओं की हेडिंग डलवाई है, भारतीय आर्य भाषाएं है क्या, वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो भारतीय आर्य भाषाओं को समझने के लिए मैं यहां थोड़ा सा, तुम्हें ज्यादा लंबा नहीं, जितना काम की चीज है वो तुम्हें बताऊंगा, थोड़ी सी कहानी के तरह से, जो तुम्हें ध्यान से सुनना है, और ध्यान से सुनते ही तुम्हारी एक बार में ही वो ऐसे फिट हो जाएगी कि दोबारा तुम्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहो तो लिख भी लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, हिंदी का जो विकास है, अगर हिंदी की हम शुरुआती स्थिति देखें, अगर हम हिंदी की शुरुआती स्थिति देखें तो हमें भारतीय आर्य भाषाओं की पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। भारतीय आर्य भाषाओं से होती हुई अलग अलग स्टेपों को फॉलो करती हुई, अलग अलग बातों को, अलग अलग शब्दावलियों को फॉलो करती हुई, अपने अंदर कुछ शब्दावलियों को अलग अलग भाषाओं की समाहित करती हुई हिंदी निकलती हुई हमारे सामने नजर आती है। भारतीय आर्य भाषाएं क्या हैं, वो यहां से शुरू करते हैं। एक हेडिंग डाल लेना, भारतीय आर्य भाषाओं की पृष्ठभूमि। हिंदी जो है, हिंदी का जो शुरुआत माना जाता है, हिंदी की जो शुरुआत मानी जाती है वो वैदिक काल से मानी जाती है, लेकिन इसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता।
वैसे ही आर्य भारत में कब आने शुरू हुए थे, किस काल से भारत में आर्य आने शुरू हो गए थे, इसका भी कोई प्रमाण लिखित में नहीं है। अनुमानतः साधारणतः यह माना जाता था, साधारणतः या अनुमानतः यह कहा जा सकता है जो 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक आर्यों का आगमन भारत में आना शुरू हो गया था। या कह सकते हैं कि भारत के अंदर 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में जो आर्यों के दल थे वो आने शुरू हो गए थे। कहां आने शुरू हुए थे? पश्चिम उत्तर क्षेत्रों में, जिसको हम कह सकते हैं भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र, जिसको हम सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र मानते हैं वो वाला क्षेत्र। तो उस क्षेत्र में भारत में 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक जो आर्य थे वो आने शुरू हो गए थे। अब एक सवाल उठता है कि आर्य आए कहां से थे, कौन थे आर्य? असल में जो आर्य थे वो बहुत पहले से मध्य एशिया में रहते हुए आ रहे थे। बहुत पहले से, भारत में आने से बहुत सदियों पहले से मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र है उसमें रहते हुए आ रहे थे और वहीं से धीरे धीरे भारत में आने शुरू हुए थे। ठीक है, अब यहां के बाद में अब ऐसा नहीं है कि भारत में वो आए और आते ही एकदम से फैल गए, अपनी विचारधाराएं, अपनी भाषाएं और अपनी संस्कृति उन्होंने फैला दी। भारत में जब आर्य आए थे, महत्वपूर्ण चीज जो लेकर आए थे, पूछा जा सकता है कि जब भारत में आर्य आए थे वो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या लेकर आए थे? तो भारत में जब आर्य आए थे तो दो महत्वपूर्ण चीज लेकर आए थे। एक तो सुविकसित भाषा, अपनी सुविकसित भाषा यानी कि जो विकसित हो चुकी थी वो वाली भाषा, और दूसरी चीज यज्ञ परायण संस्कृति। जो यज्ञ वगैरह आजकल देखने को तो मिलते हैं, तो ये कौन लेकर आए थे? ये आर्य ही लेकर आए थे। समझ में आई? अब आर्य जब भारत में आए उस समय में वहीं पर उसी क्षेत्र में स्थानीय अनार्य जातियां बसी हुई थी। स्थानीय अनार्य जातियां बसी हुई थी। अब अनार्य जातियां कौन है? जो आर्य नहीं थे वो लोग, लेकिन भारत मूल की जातियां वो नहीं थी, आई वो भी कहीं अलग से आकर के बसी थी, लेकिन आर्य नहीं थी। तो पहले से ही भारत के अंदर उस क्षेत्र में अनार्य जातियां बसी हुई थी। जिन अनार्य जातियों पर आर्यों ने विजय प्राप्त करके अपना अधिकार या अपना आधिपत्य स्थापित किया था, अपनी हुकूमत जमा ली थी। किसको परास्त करके? अनार्य जातियों को। अब जो आर्य अपनी भाषा, संस्कृति, विचार जो लेकर आए थे वो यहां प्रसार पाने लगी। अब जो प्रसार पा रही थी, ऐसा नहीं है जो अनार्य जातियां थी उनकी भी कुछ भाषा, कुछ संस्कृति, कुछ विचारधारा रही होगी। तो उस सभी को, जो पहले से जाति रह रही थी अनार्य जातियां, उन सभी की विचारधारा, भाषा और संस्कृति को एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता था, एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता था, बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते थे। जैसे कि हम जब पढ़ेंगे भक्ति काल, आगे चल के भक्ति काल जब शुरू हुआ था तो सबसे पहले शंकराचार्य ने कुछ मत दिए थे। तो शंकराचार्य ने मत दिया था जो जगत है वो मिथ्या है। उन्होंने सीधा कह दिया था कि जगत क्या है? मिथ्या है, और जीव और ब्रह्मा अद्वैत है, और जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्मा एक ही चीज है, अलग नहीं है। तो फिर बाद में कौन आए थे? रामानुजाचार्य आए, माधवाचार्य आए। तो रामानुजाचार्य ने पूरी तरह से शंकराचार्य का विरोध नहीं किया था, यानी कि शंकराचार्य के जो मत था उसको पूरी तरह से खारिज नहीं किया था, यानी कि एकदम से जीरो नहीं कर दिया। उन्होंने कहा था कि अद्वैत तो है, जीव और ब्रह्मा का जो संबंध है वो अद्वैत तो है, लेकिन विशिष्ट अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है। तो इसी तरह से जो अनार्य जातियां यहां रह रही थी, अनार्य जातियां जो यहां रह रही थी, उनकी भाषाओं को, विचारों को, संस्कृति को दरकिनार नहीं किया जा सकता था। कुछ इनकी भाषा, कुछ आर्यों की भाषा, संस्कृति मिलकर के एक नई भाषा बनाते हैं, वो आगे चलती है। फिर समझ में आया? बोलो, यहां तक समझ में आया?
जो आर्य की भाषा संस्कृति विचारधाराएं थी वो अनार्यों की भाषा संस्कृति विचारधाराओं से मिलकर के कुछ भाग तो लिया उनका, फिर उनको मिला करके अपनी आगे चलाई विचारधारा भाषा संस्कृति। हमको भाषा को लेके आगे चलना है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो आर्य आए थे वो एकदम से प्रसार पाने लगे कि आते ही उनका काम शुरू हो गया, आते ही उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। ऐसा भी नहीं है। जब भारत में आर्य आने शुरू हुए थे तो उन्हें बहुत संघर्षों से बहुत लंबे समय पे कई सदियां गुजरी हैं यहां तक फैलाव करने के लिए। जब हम देखते हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाइयां, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाइयों से जो अवशेष मिले हैं और बलोचिस्तान में पाई जाने वाली ब्राह्वी या ब्राहुई भाषा, ब्राह्वी या ब्राहुई भाषा जो कि द्रविड़ परिवार की एक भाषा है, उसके अवशेष, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के खुदाइयों में मिले अवशेष और बलोचिस्तान में पाई जाने वाली एक ब्राह्वी या ब्राहुई भाषा जो कि द्रविड़ भाषा की, द्रविड़ परिवार की एक भाषा है, उसके अवशेषों से हमें पता चलता है कि आर्यों को सबसे ज्यादा जो संघर्ष करना पड़ा है वो द्रविड़ परिवार से करना पड़ा है। जो द्रविड़ अनार्य जाति यहां रह रही थी, अनार्य जातियों में ही किरात है, ठीक है, आग्नेय निषाद ये सब हैं, ठीक है, निग्राटू है और द्रविड़ भी एक भाषा है, यानी कि द्रविड़ भी एक अनार्य जाति है। तो ये सब जो अनार्य जातियां थी उन सभी में सबसे ज्यादा जो संघर्ष करना पड़ा है वो किससे करना पड़ा है? द्रविड़ परिवार से संघर्ष करना पड़ा है आर्यों को। इन सभी पर अपना आधिपत्य जमाने के बाद में जब एक भाषा बन के तैयार होती है उसके बाद में बहुत सारी जातियां आती हैं, जनजातियां आती हैं, जैसे कि शक आए, हूण आए, मंगोल आए, तुर्क आए, अरब आए, शाम आए, ठीक है। इन सभी की भी अपनी अपनी भाषा विचारधारा संस्कृतियां थी। उन सभीयों की भाषा विचारधारा संस्कृतियों से मिलके जो एक आर्यों और अनार्यों से मिलकर के एक संस्कृति बनकर आई थी, उन सभी में मिलती गई, घुलती गई, मेल जोल होता गया। उनकी शब्दावलियों को, उनकी भाषाओं को थोड़ा थोड़ा सा अपना अपना करके, थोड़ा थोड़ा सा समाहित करके एक हिंदी हमें अलग निकलती हुई दिखाई देती है। समझ में आया? कहां से निकली है हमारी भारतीय आर्य भाषाएं? जहां से आर्य आए, अनार्यों से मिले, अनार्यों के बाद में एक भाषा बनी, उसके बाद में फिर और जातियां आई, शक, हूण, मंगोल, तुर्क, अरब, इन सभी के थोड़े थोड़ी शब्दावली भाषा के लिए थोड़ी थोड़ी भाषा ली, उनसे कुछ शब्दावलियां लेकर के हिंदी हमारी अलग बनती है। तो यहां से हमें एक शुद्ध हिंदी निकलती हुई दिखाई देती है। तो यहां से आगे ये था हमारा भारतीय आर्य भाषाओं का जो परिवार है, उनकी जो वर्गीकरण हम यहां से शुरू करेंगे। यहां से हमारी भारतीय आर्य भाषाएं निकली हैं और इसी को हम यहां से वर्गीकरण करते हुए देखेंगे। असल में जो वर्गीकरण होता है हमारा अब शुरू होता है। ये सब जो मैंने बताया है इस सभी को एक बेसिक चीज है, इस सभी को कोई बताना चाहता ही नहीं है। आते हैं और शुरू हो जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। यहां तक जो चीजें बताई हैं बहुत ज्यादा खोजबीन करके तुम्हारे सामने लाई गई हैं। देखो, बहुत सारी किताबों से, बहुत सारे स्टडी मटेरियल से चीजों को चुना जाता है, चुन चुन के इकट्ठा किया जाता है, तब जाकर एक छोटी सी क्लास तैयार होती है। तो यहीं से तुम समझ सकते हो कि कितनी मेहनत लगती है क्लास को बनाने के लिए, एक क्लास को तैयार करने के लिए, उसका कंटेंट तैयार करने के लिए, जिससे कि सबसे बेहतर तुम्हें यहाँ कंटेंट मिल सके। हमें सबसे अलग चलना है, भीड़ से अलग चलना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, भीड़ की वजह बनना है। क्या करना है? भीड़ की वजह बनना है। हमें ऐसे पढ़ना है कि औरों का और जगह पढ़ने वाले बच्चे तुमसे पूछें, तुमसे डिस्कस करें कि भाई या बहन ये बता दीजिए। हमें ऐसा बनना है, ऐसा पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में तुम्हें इतने अच्छे से समझ में आया होगा। कोई तुम्हारा दुख, कोई तुम्हारा दर्द, कोई तुम्हारा कंफ्यूजन, कोई तुम्हारी तकलीफ बाकी नहीं बची होगी।
फिर भी अगर इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ हो, कमेंट करके जरूर बताना। यहां से हम शुरू करते हैं अपना जो भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, यहां से हम शुरू करेंगे अपना भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, जिसमें हम देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका समय है हमारा 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, जिसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत आती है। फिर उसके बाद में आता हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका समय होता है 800 से 1000 ईस्वी तक, 800 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, यानी कि 800 साल, ईसा से 800 साल पहले से और ईसा के 1000 साल बाद तक। मध्यकालीन आर्य, भारतीय आर्य भाषाओं में आती है हमारी पाली, पहली पाली, फिर उसके बाद में प्राकृत, अपभ्रंश। फिर यहां से शुरू होती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। और उसके अंदर हम पढ़ते हैं हिंदी और हिंदी इतर। हिंदी में तो हम हिंदी ही पढ़ेंगे, हिंदी इतर में क्या होता है, हिंदी इतर में हमारी बांग्ला, उड़िया, असमिया ये सब आती हैं। हमको इन्हें नहीं पढ़ना है, हमें हिंदी को पढ़ना है। ठीक है, यहां से वर्गीकरण होता है। प्रॉपर वर्गीकरण की क्लास कल से शुरू करेंगे। आज की क्लास, क्योंकि शुरुआत में ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेनी है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, यह मैं देख लेता हूं कितना टाइम हो गया। अगर टाइम होगा तो कर देंगे इसको, वर्गीकरण को आज ही। ठीक है, चलो वर्गीकरण कल करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, वर्गीकरण जो करेंगे वो कल करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। शुरुआत से ही वर्गीकरण को शुरू करेंगे। ठीक है, बेसिक जानकारी तुम्हारे पास यहां हो चुकी है। उम्मीद करता हूं इससे ज्यादा बेसिक जानकारी की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। अगर इससे ज्यादा जाओगे तो फिर इतिहास में पहुंच जाओगे। ठीक है, मैंने इतिहास से कुछ चीजें चुनी है, लेकिन बताया वो है, इकट्ठा वो किया है जो हमारे लिए उपयोगी है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि इस क्लास को तुम अपने सभी दोस्तों तक शेयर करोगे। यार इतनी तो उम्मीद मैं कर ही सकता हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं तो इतनी उम्मीद भी कर सकता हूं। अब देखता हूं मैं अपनी उम्मीद, मेरी उम्मीद पर तुम कितने खरे उतरते हो। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।